2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जोर शोर से लगे हुए हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात हो या फिर दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से, बीजेपी के खिलाफ खड़ी होने वाली पार्टियों से पींगे बढ़ाने का मतलब ही है कि नीतीश राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता के सूत्रधार की भूमिका निभा रहे हैं और वो भी पूरी शिद्दत से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। तो क्या विपक्षी एकता के फेविकोल बन पाएंगे नीतीश कुमार? उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार की पार्टी का कोई खास जनाधार नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के जदयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं और पूर्व सांसद धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश से सांसद विधायक रह चुके हैं और हाल ही में यूपी में विपक्ष के महागठबंधन को लेकर उन्होंने एक सनसनीखेज या फिर कहें कि एक अहम बयान दे दिया है, जिसने सियासी गलियारे में खलबली सी मचा दी है। जदयू कोशिश कर रही है कि बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को खड़ा किया जाए, लेकिन नीतीश बाबू एक तरफ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जो पार्टियां हैं वो अपने अपने हितों के लिए नीतीश की इन कोशिशों को झटके भी दे रही हैं। कांग्रेस और केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी का किस्सा ऐसा ही कहा जा सकता है। ममता बनर्जी भी कांग्रेस से बिना शर्त जुड़ेंगी, इस पर शक नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या नीतीश बन पाएंगे विपक्षी एकता के मजबूत जोड़, फेविकोल? और नीतीश ने यूपी में जो सियासी दांव चला है, क्या उसका कोई आधार भी दिखता है? दर्शकों के सामने कुछ तथ्य हम यहां पर प्रस्तुत करना चाहते हैं कि ये विपक्षी एकता की जो नैया खेल रहे हैं नीतीश बाबू, क्या 2024 तक ये तैरते हुए मंजिल के पास यानी कि किनारे पर पहुंच पाएगी? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कभी पास कभी दूर इस सियासी खेल में लगी हुई है। इस बीच उत्तर प्रदेश में जदयू की महत्वाकांक्षी कोशिश सामने आई है। सपा बसपा कांग्रेस को साथ लाने की जदयू कोशिश कर रही है पूरी शिद्दत से। राष्ट्रीय लोक दल रालोद पहले से ही सपा के साथ है, जदयू को बसपा के साथ आने की उम्मीद है, लेकिन बसपा अलग राह पर चलती नजर आती रही है। ना तो वो बीजेपी के समर्थन में दिखती है, ना ही विपक्षी एकता के साथ। राष्ट्रपति चुनाव की बात हो या फिर नई संसद का उद्घाटन, बीएसपी ने पकड़ रखी है बिल्कुल अलग ही लाइन, ना ही विपक्षी दलों की एकता के साथ, ना ही बीजेपी के समर्थन में। तो क्या यूपी में संभव है सपा बसपा कांग्रेस का गठबंधन? कांग्रेस और बसपा के साथ पूर्व चुनाव में भी सपा गठबंधन कर चुकी है। 2017 के लोकसभा चुनाव अगर याद किए जाए तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, लेकिन इसका नतीजा कुछ खास नहीं निकला था। दोनों का गठबंधन बाद में टूट चुका था। 2019 की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा साथ आ गए, लेकिन इसका फायदा बसपा को तो मिल गया, लेकिन सपा को नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस और आप में भी कभी पास कभी दूर की राजनीति चल रही है। इस पूरे मुद्दे पर विशेष पैनल हमारे साथ बना हुआ है। आइए दर्शकों का उनसे परिचय भी करवाते हैं और उनका स्ट्रेट टॉक में स्वागत भी कर लेते हैं। हमारे साथ बने हुए हैं संदीप चौधरी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ हैं जी, मुंबई से जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं धनंजय कुमार। धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ पहली बार स्ट्रेट टॉक में जुड़ चुके हैं डीपी गुप्ता, जो कि राष्ट्रीय और खास करके शिमला की जो राजनीति है उसके एक काफी मंझे हुए एक्सपर्ट जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीपी गुप्ता सर स्ट्रेट टॉक में। और शुरुआत करना चाहूंगी मैं संदीप चौधरी आपसे। इस सियासी बिसात को आप किस तरह से देख रहे हैं? पहले तो मैं समझना चाहूंगी कि नीतीश जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को, लेकिन ये दोनों दल जो है एक साथ आते नजर नहीं आती है। यानी कि नीतीश कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशों को झटके भी लग रहे हैं। संदीप जी, देखिए नेहा जी, राजनीति में जिस तरीके का ये गठबंधन बनाने की कोशिश है, क्योंकि लंबे समय से जितने भी विपक्षी दल हैं या जो क्षेत्रीय दल हैं वो लगातार कहीं ना कहीं कमजोर हुए हैं। जितना बीजेपी मोदी जी के कार्यकाल में मजबूत हुई है, उतने दूसरे दल कमजोर भी हुए। चाहे क्षेत्रीय दलों की कहीं सरकार चल रही हो, लेकिन इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि लगातार क्षेत्रीय दल कमजोर हुए हैं।
और जब ये नोटबंदी हुई थी, यहाँ पे हरियाणा का अगर मैं जेजेपी का उदाहरण दूं संदीप जी, तो क्षेत्रीय दल तो एक नया दल उभरा भी और वो मजबूत भी हुआ है और बीजेपी के साथ सत्ता में भी है। जी यह जी बहुत अच्छी बात आपने कही, क्षेत्रीय दल मजबूत नहीं हुआ है, वो केवल और केवल बीजेपी की सहारे, लाठी समझ लीजिए, एक लाठी है, उनका सहारा है। अदरवाइज ये गलतफहमी है लोगों को कि जेजेपी मजबूत हुआ है। जैसे विधानसभा चुनाव होगा आपको पता चलेगा, जो 10 सीटें आज जेजेपी के पास है वो 10 सीटें भी मुझे नहीं लगता जेजेपी जीत पाएगी। हाँ, इतना जरूर है कि जो बीजेपी की कमी रह गई थी उसके सहारे जेजेपी ने खड़ी होने की कोशिश की है, और अगर वो राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं हुई तो वो फाइनेंशियल रूप से जरूर मजबूत हुई है। आने वाली राजनीति वो अच्छे से कर सकते हैं। यानी आप करप्शन का यहाँ पर क्या आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से करप्शन की बात कर रहे हैं, जो कि आरोप लगते रहे हैं जेजेपी पर, तो सत्ता में तो बीजेपी भी बनी हुई है, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? एक सवाल बीजेपी के ऊपर बना हुआ है संदीप जी। यह जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जेजेपी के जो सुप्रीमो हैं अजय चौटाला जी, वो जेल में करप्शन के मामलों में बंद थे, उनको जमानत तक नहीं मिल रही थी, लेकिन जिस दिन बीजेपी के साथ मिलकर के उनकी सरकार बनी उसी दिन से वो बाहर हैं और आराम से हरियाणा में घूम रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। इससे आप साफ समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान की जो राजनीति है वो मौके और अपॉर्चुनिटी की राजनीति है। अगर आज मेरी सरकार को करप्ट व्यक्तियों की जरूरत है तो मैं उस पर पर्दा डाल के रखूंगा और उसको आखिर तक बचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन क्षेत्रीय दलों को वही एक सवाल मेरा ये भी है संदीप जी, जोड़ना चाहूंगी कि बिहार में भी अगर देखा जाए तो लालू यादव की जो पार्टी थी वो कमजोर होने के बाद अच्छा प्रदर्शन किया इसने, बीजेपी के साथ गठबंधन में थी नीतीश की पार्टी, उसके बावजूद विधानसभा में। तो ये जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के मोदी के शासन में बीजेपी मजबूत हुई, क्षेत्रीय दल को जो नुकसान हुआ या फिर कमजोर हुई है, तो यहाँ पर बिहार का भी एक उदाहरण है हरियाणा के साथ साथ। जी आप बात पूरी करें फिर मैं धनंजय जी के पास आऊं। जी नेहा जी, अगर हम बिहार की बात करें, देखिए बिहार में मैं काम करके आया हूं, मैं राज्यपाल सत्यपाल मलिक का वहां पे सलाहकार था। मैंने नीतीश जी के कार्य को भी बहुत नजदीकी से देखा है और वहां पे लालू प्रसाद जी का जो परिवार है उनका भी आना जाना काफी रहता था। मलिक साहब के साथ अच्छे संबंध थे इन लोगों के। तो जहां तक पर आरजेडी के मजबूत होने की बात है तो बीजेपी भी वहां पर बहुत मजबूत हुई है। वहां पर झटका लगा है नीतीश कुमार जी को, और झटका लगने का कारण ये रहा कि कभी वो आरजेडी के साथ सरकार बना लेते हैं, कभी वो बीजेपी के साथ सरकार बना लेते हैं। लेकिन मैं मानता हूं अगर आप चतुर राजनीतिज्ञ हो, आपको सत्ता में रहना है तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो वो नीतीश बाबू कर रहे हैं। जो कोशिश है ये कितना रंग लाती है। तो कोशिशें पूरी शिद्दत से नीतीश बाबू की नजर आती है। धनंजय जी के पास चलती हूँ। धनंजय जी, क्योंकि आप नीतीश जी की राजनीति को और क्योंकि उसी धरती से आप भी आते हैं तो बहुत करीबी से समझते भी हैं। नीतीश जिस शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, ममता बनर्जी के प्रदेश की बात हो, हर जगह वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई इस कोशिश में अड़चने पैदा कर दे रहा है। पहले तो मैं समझना चाहूंगी कि कांग्रेस और आपके गठबंधन को किस तरह से आप देख रहे हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। जी देखिए, नीतीश कुमार ने पिछले 17-18 सालों में जो देश की राजनीति में जो उदाहरण रखा है उसमें यह स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार को गठबंधन की राजनीति आती है। नीतीश कुमार को यह भी आता है कि सबको मिला करके कैसे रखा जाए। जनता भले बीजेपी और नीतीश जी को वोट दिया, लेकिन जनता ने वोट दिया, नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं बीजेपी को हम बाहर कर देंगे, अब आरजेडी के साथ रहेंगे, तो आरजेडी के साथ सरकार बन गई। जनता ने जनता दल वाले नीतीश कुमार और आरजेडी को वोट दिया था, नीतीश जी ने कहा कि नहीं आरजेडी बाहर रहेगा, विपक्ष में रहेगा, बीजेपी साथ आ गई, सरकार बन गई। तो नीतीश कुमार लगातार वो प्रयोग करते रहे और आप देखिए कि कोई भी उनका बिहार में विरोधी पार्टी नहीं दिखाई पड़ती है। आज भी अगर नीतीश कुमार कहें बीजेपी को कि हम आपके साथ आने को तैयार हैं, तो बीजेपी दोनों बाहों से उनका स्वागत करेगी। तो ये नीतीश कुमार की ये खासियत है। नीतीश कुमार की जो दूसरी बड़ी खासियत है कि नीतीश कुमार ने बिहार में लगातार काम किया है बिना भाई भतीजावाद और बिना भ्रष्टाचार के। आज की राजनीति में पिछले 10 सालों से या उसके आगे पीछे आप और चले जाएं, बिहार चले जाएं तो और बहुत पीछे चले जाएंगे, राजनीति का जो चेहरा दिखता है वो दिखता है कि परिवारवादी राजनीति है और भ्रष्टाचारी राजनीति। राजनीति में दो बड़े जरूरी तत्व हो गए कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, हम अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाएंगे,
हम भ्रष्टाचार करेंगे ताकि पार्टी चले। नीतीश कुमार ने इन दोनों बिंदुओं को किनारे रख करके बिहार में विकास का काम किया है और जनता बिहार की देख रही है। इसी वजह से राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो छवि है वो बड़ी अच्छी छवि है। और मोदी जी जिस छवि को लेकर के आए थे कि हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, लेकिन पिछले 9 वर्षों में मोदी जी को जो छवि बनी है वो अडानी का मसला हो या कर्नाटक में 40% सरकार का मसला हो या अभी मध्य प्रदेश में देखिए 700 करोड़ की मूर्तियां लगी थी सप्तऋषियों की। लेकिन धनंजय जी, मुझे लगता है कि करप्शन का, जी माफ कीजिएगा मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि करप्शन के मुद्दे पर अगर मोदी की छवि दागदार लगती है तो इस पे अभी भी संशय बना हुआ है। देखिए, ये शक जो है मीडिया करता रहे, लेकिन जो मोदी जी की छवि थी काला धन को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, वो सारी खत्म हो गई। अगर सही मायने से क्यों खत्म हो गई तो बताऊं कि अडानी वाले पूरे प्रसंग पे चाहे जितना वो लिपापोती कर दें, चाहे जितना एजेंसियां लिपापोती कर दे, या कर्नाटक में जो हुआ है 40% ईश्वरप्पा घोषित तौर पे भ्रष्टाचारी व्यक्ति थे जिनको उन्होंने सरकार से हटवाया खुद ही। अब फिर जो है उनसे कह रहे हैं कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूं, बात कर रहा हूं। हेमंत विश्व शर्मा का नाम इसमें लिया जाता है। ऐसे कई लोग तो उन्होंने किस भ्रष्टाचारी को अरेस्ट किया? जरा 2-4 नाम बता दीजिए कि हाँ इनको अरेस्ट किया। कांग्रेस पर उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, किसको अरेस्ट किया? किसी को अरेस्ट नहीं किया। तो खाली ईडी सीबीआई के इशारे पे जो भ्रष्टाचार के जिन पे आरोप लगाए, जिनको ईडी सीबीआई भेजा जिनके यहाँ जांच के लिए, वो चाहे महाराष्ट्र के शिंदे सरकार में ढेर सारे मंत्री और नेता हो वो हो या बिजनेसमैन हो, उन्होंने केवल उनको दबाने, धमकाने, डराने और धमकाने का काम किया। भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम कहीं मोदी जी ने नहीं किया। और इसी वजह से महंगाई का जो स्तर है वो चरम पे है। नोटबंदी में कितना भ्रष्टाचार हुआ ये हम सबको पता है। कागज के तौर पे नहीं दिख रहा, लेकिन देखिए क्या होता है, हर चीज कागज पे नहीं होती, लेकिन परसेप्शन या आपके बारे में जो भाव है या आपको जो जिस तरह से हम देख रहे हैं, आपका जिस तरह से व्यवहार है, आपका जिस तरह से आचार विचार है, उससे तय होता है कि आप आदमी कैसे हैं, आप इंसान कैसे हैं। हो सकता है आपके खिलाफ सबूत ना हो पाए किसी वजह से, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सबूत नहीं इकट्ठा हो पा रहा था। इसका मतलब बृजभूषण शरण सिंह बड़े ईमानदार और बड़े कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, बड़े लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं, ऐसा कर देना तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो नीतीश कुमार की छवि वो इसी स्थिति में एक बेहतर छवि है कि उनके बारे में परसेप्शन भी बढ़िया है। वो कोई नेता, मोदी जी भी नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार जो है परंपरा क्या कहते हैं भ्रष्टाचारी है या परिवारवादी है। उन्होंने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को राजनीति में नहीं आने दिया 17-18 साल से शासन में। कभी उन पे आरोप नहीं लगा, कभी उन पे भ्रष्टाचार के छींटे तक नहीं लगे। तो इसलिए नीतीश कुमार की छवि बेहद साफ सुथरी है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में जो धनंजय सिंह की आपने बात कही, धनंजय सिंह को महासचिव बनाया है। धनंजय सिंह बाहुबली नेता है, राजपूत नेता है। तो एक जो सवर्णों के बीच और जो नीतीश कुमार का बिहार में क्या रहा है, समावेशी समाज उन्होंने बनाया है। राजनीति में भी समावेशी काम किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि इस जात को अलग कर देते हैं, इस धर्म को अलग कर देते हैं। मुसलमान भी साथ हैं, सवर्ण भी साथ हैं, दलित भी साथ हैं, ओबीसी भी साथ है। मुसलमान मुझे लगता है कि आरजेडी के साथ चले गए। धनंजय जी, एक इस सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन डीपी सर हमारे साथ बने हुए उनसे भी पहले समझ लेते हैं। लेकिन मुसलमान मुझे लगता है कि बिहार में आरजेडी के साथ चले गए, इस तरह की जो है कुछ जानकार अपने आकलन और निष्कर्ष जो है सामने रखते रहे हैं। लेकिन डीपी सर हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे समझते हैं कि डीपी गुप्ता, आप किस तरह से देख रहे हैं नीतीश बाबू की ये जो कोशिशें हैं विपक्षी दलों को एकजुट बनाए रखने की। उत्तर प्रदेश का मैंने आपसे जिक्र किया, पहले ही अपने शो के दौरान बता चुकी हूं कि किस तरह से बसपा, सपा और कांग्रेस के महागठबंधन की तैयारी जदयू कर रही है। इस पर एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, क्योंकि बसपा शुरू से ही जो है एक अलग ही लाइन लेकर चल रही है। और अगर मैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठजोड़ की बात करूं तो इस पे भी शक है। ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस के गठजोड़ की बात करूं तो इस पे भी संशय बना हुआ है। डीपी सर। जी नेहा जी, जो आपने बात कही कि जो नीतीश कुमार हैं वो आज अपोजिशन को इकट्ठा करने के लिए एक धुरी का काम कर रहे हैं जी। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये प्रयास पिछले दिनों में भी होते रहे, पिछले चुनाव में भी होते रहे, लेकिन इस स्तर का कोई जो नेता है वो पहले इतना जो है गतिशील नहीं हुआ। और शरद पवार हैं, वो बड़े नेता हैं, लेकिन उन्होंने भी इस तरह का प्रयास जो है अपोजिशन इम्यूनिटी का महाराष्ट्र से बाहर कभी नहीं किया। ममता बनर्जी काफी सक्रिय नहीं रहे,
लेकिन वो भी राष्ट्रीय स्तर पे जो बाकी दलों को जोड़ने की बात है वो इस तरह से नहीं कर पाई। तो इस कड़ी में जो है मैं मानता हूं कि जो नीतीश कुमार हैं वो एक बहुत अच्छी धुरी का काम कर रहे हैं। वो अपोजिशन को जोड़ने का जो उनका प्रयास है वो काफी सराहनीय है। सराहनीय है, लेकिन सफल हो पाएगा? जी जी, बात पूरी करें। जी, सफल होने में देखो इसमें दो तीन बातें हैं। एक, हमको समझना होगा कि जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो इसलिए इकट्ठा होना चाहती हैं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक इतनी बड़ी पार्टी बन गई है कि सब उससे डर रहे हैं, सब उसके लड़ने की सोच रहे हैं, लेकिन अकेले में उनके लिए लड़ना संभव नहीं है। अपने जो राज्य है उसमें वो लड़ सकते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी गठबंधन को मुकाबला करना है तो वो जो कोई सब जो राज्य के दल हैं, प्रदेश के जो दल हैं, उनकी अगर कोई गठबंधन बनता है, महागठबंधन बनता है, तभी जो है भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर उलट पाएंगे। ये ठीक है कि ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को वेस्ट बंगाल में हराया, कांग्रेस ने भी जो है कई राज्यों में जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हराया, आरजेडी और नीतीश कुमार ने बिहार में हराया। लेकिन अगर आप इनमें से किसी भी दल की एक क्षमता नहीं है कि आज वो राष्ट्रीय स्तर पे जो है अगर सोचें कि हम भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं या मोदी का मुकाबला कर सकते हैं, तो वो संभव नहीं है। इसलिए वो सब डरे हुए हैं। तो लेकिन एक बात ये भी समझते हैं कि हम अलग अलग सब अगर रहेंगे तो बचेगा कोई नहीं, आने वाले समय बचेगा कोई नहीं। तो राष्ट्रीय स्तर पे जो है सब जो अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, और जो इनसिक्योरिटी है वो सबसे बड़ा जो है एक उनकी ताकत है, उनको जोड़ने की ताकत वो करता है। अब ये बात ठीक है कि जो मायावती हैं उनकी अपनी राजनीति है, ममता बनर्जी की भी जो राष्ट्रीय जो व्यक्तित्व है उसको लेकर उनकी अपनी आकांक्षा हो सकती है, आम आदमी पार्टी की भी इस तरह की, अरविंद केजरीवाल की भी अपनी आकांक्षा हो सकती है। लेकिन सबको ये तो मालूम है कि मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी से ही करना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी से जो है अगर वो मिलकर नहीं लड़ेंगे तो मेरे ख्याल में जो है वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अकेले ना अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं, ना ममता बनर्जी कर सकते हैं। तो इसलिए जो एक धुरी बनेगी, एक जो पूरा इसमें महागठबंधन बनेगा, उसमें जो आज के जो मौजूदा लीडरशिप है उसमें नीतीश कुमार मेरे ख्याल से सबसे जो है सक्षम लीडर है। जी, बसपा पे क्या आपकी राय होगी सर? यहाँ पर बसपा का जो रोल रहा है अभी तक, जो राजनीति मायावती की दिख रही है, वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बैकडोर में चली गई हैं और वहां से कुछ कुछ उनकी स्टेटमेंट आ जाती है और वो बीजेपी से खुलकर मोर्चा लेने की स्थिति में नहीं नजर आती। जी, ये तो मतलब जो पिछले कुछ समय से, जब से वो उन्होंने अखिलेश के साथ मिलकर गठबंधन बनाया था और वो चुनाव यूपी में हारी थी, जब उन्होंने उसके बाद गठबंधन तोड़ दिया, तो तभी से लेकर जो मायावती है वो अपनी एक अलग राजनीति करने की कोशिश कर रही है। वो कभी कांग्रेस के साथ जुड़ने की कोशिश करती हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जो पिछले दरवाजे से उनके साथ भी तालमेल बिठाने की कोशिश करती हैं। और वो मतलब जितनी भी जो राष्ट्रीय स्तर की जो राजनीति है उसमें एक अलग लाइन ले जा रही है। तो अभी मेरा मानना है कि वो अभी भी इस स्थिति में क्या करेंगी वो कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी अपनी एक वो है, उनकी महत्वाकांक्षा भी है। वो ये भी चाहती है कि किसी दिन मैं भी प्रधानमंत्री बनूं। और मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन डीपी सर, मुझे लगता है महत्वाकांक्षा के साथ साथ मायावती जी के लिए शायद इनसिक्योरिटी जो है वो ज्यादा यहाँ पर चिंता की बात दिखती है, क्योंकि जिस तरीके से वो बिल्कुल ही संयमित होकर बीजेपी के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट देती, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो इनसिक्योरिटी है, अब इस इनसिक्योरिटी को नीतीश बाबू कितना जो है सामने ला पाएंगे और इसकी चिंता को कितना ज्यादा वो सॉल्व करने की जो है वो विकल्प मौजूद करा पाएंगे मायावती के सामने, ये दिलचस्प बना हुआ है। लेकिन एक संदीप जी, आपने सुना, डीपी सर को भी सुना और धनंजय सर को भी सुना, कहीं ना कहीं नीतीश बाबू की जो छवि है वो विभिन्न विपक्षी दलों को एकजुट बनाने के लिए जो है काफी अहम दिख रही है, और ये भी लग रहा है कि वो अपने प्रयासों में काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं। लेकिन मायावती की जो बात यहाँ पर सपा और कांग्रेस को साथ लेकर चलने की हो रही है, और जैसा कि जदयू ने अभी हाल ही में क्लेम किया है, इसे आप किस तरह से आते हैं? और डीपी सर ने एक इनसिक्योरिटी की बात कही है, तो मेरा जो अनुमान है ये लगता है कि इस वक्त जो तमाम विपक्षी दल हैं
उनके लिए एम्बिशन से ज्यादा इनसिक्योरिटी जो है वो चिंता का विषय है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए नेहा जी, कई चीजें हैं, मेरे साथियों ने बहुत अच्छे से चीजों का विश्लेषण किया है और मैं ये मानता हूं कि हर व्यक्ति के पास कुछ हथियार होते हैं। जैसे नीतीश कुमार जी हैं, उनकी जो किलिंग स्माइल है उसके पीछे बहुत कुछ छुपा होता है। वो हमेशा शांत रहते हैं, सोचते ज्यादा है, बोलते कम। लेकिन मैं ये मानता हूं कि उन्होंने अपनी एक अमोघ शक्ति उस वक्त भी चलाई जब वो बीजेपी के साथ सत्ता चलाई। उन्होंने अमोघ शक्ति उन्होंने तब भी चलाई जब लालू जी के साथ में सरकार चला रहे हैं। और मुझे लगता है कई चीजें ऐसी होती है जो वक्त पर चल जाती है, वो दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है बिहार की राजनीति से निकल करके लंबा समय भी उनको वहां पर हो गया है, वो केंद्र की तरफ जाना चाहते हैं। और मुझे लगता है जैसे हमने गुजराल साहब को भी देखा, चंद्रशेखर जी को भी देखा, देवगौड़ा जी को भी देखा, ऐसे कई लोगों को हमने देखा। वो उस वक्त में इतने बड़े नाम नहीं थे देश के अंदर जितना बड़ा नाम आज की तारीख में नीतीश कुमार जी हैं। तो मुझे लगता है नीतीश कुमार जी के नाम पर लोग इकट्ठा हो सकते हैं और नीतीश कुमार जी वो उस वक्त के चंद्रशेखर भी साबित हो सकते हैं, नीतीश कुमार जी गुजराल साहब भी साबित हो सकते हैं। लेकिन ये सब वक्त के साथ पता चलेगा कि चीजें कितनी संगठित होती हैं। क्योंकि नेहा जी, जो ये मजबूत सरकार आज हम देखते हैं, ये भी इतना जितना वोट इनके खिलाफ 60% प्लस वोट इनके अगेंस्ट है, अगर विपक्ष उसको इकट्ठा करने में कामयाब हो जाता है तो मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान की राजनीति की तस्वीर बदल सकती है जी। तो आपने मायावती की भी बात की थी। देखिए, मैं मायावती जी को पिछले काफी समय से फॉलो कर रहा हूं, देख रहा हूं। एक बार तो बीच में उनका स्टेटमेंट यहां तक आ गया था यूपी चुनावों को लेकर के कि भाई समाजवादी पार्टी का नहीं जीतना चाहिए, चाहे बीजेपी का जीत जाए। तो इसको जुबान फिसलना कह लीजिए या उनके दिल की बात समझ लीजिए, मतलब वो कहीं ना कहीं समाजवादी या दूसरे दलों को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, या कहीं ना कोई राजनीति में नेहा जी कुछ चीजें दिखती नहीं है, गली में हड्डी ऐसी फंसी होती है, कोई फाइल ऐसी फंसी होती है, कोई चीजें बहुत कुछ है राजनीति में जो हमें दिखता नहीं है लेकिन वो चलता रहता है। तो मायावती जी की और भी कई मजबूरियां हो सकती है। जी बिल्कुल। धनंजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने मायावती के बारे में जो कि संदीप जी ने कहा और जो डीपी सर ने भी कहा, आपने सुना। और मैं क्योंकि आपसे ये भी समझना चाहूँ कि बिहार में जब मुस्लिम वोटर्स की बात आती है तो आपने कहा कि नीतीश बाबू के साथ भी ये मतदाता हैं, लेकिन जहां तक कुछ जानकारों की बात है वो कहते हैं कि वो आरजेडी के साथ चले गए। लेकिन अगर विपक्षी एकता की बात है तो वो चाहे नीतीश के साथ हो चाहे वो आरजेडी के साथ हो, विपक्षी एकता के साथ मुसलमानों का वोट दिखता है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और नीतीश कुमार, इन दोनों की जो जोड़ी है, मुझे लगता है कि मोदी विरोधी लहर को जो है वो वोटों में तब्दील करने में कामयाब होती नजर आ रही है। लेकिन यूपी का पेज फंसा हुआ है। देखिए, यूपी का ये पेज कोई फंसा हुआ नहीं है। मायावती जिस तरह की राजनीति है, जिस तरह की राजनीति के लिए हमने उनको देखा है कि वो उनके राजनीति में पैसा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, सत्ता, पावर और पैसा। तो ये निगोशिएशन करना खूब बढ़िया जानती है। तो मायावती अभी इस स्थिति में नहीं है कि अकेले दम पे उत्तर प्रदेश में सरकार बना सके या केंद्र में कुछ कर सके। तो मायावती देखेंगे कि अगर समझिए त्रिशंकु सरकार बनी या अगर लगा कि उनकी जरूरत है लोगों को, तो अपने तरीके से वो निगोशिएशन करेंगी और बनाएंगे। उसमें बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं जो सबसे अच्छी अलग बात मैं करना चाह रहा हूं, ये बिहार में आपने जैसा कि कहा कि नीतीश कुमार के साथ जो है कई लोगों को लगता है कि मुसलमान उनके साथ नहीं है जी। लेकिन जो प्रबुद्ध मुसलमान है उनकी बात अगर सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। मैं समझा भी देता हूं, किसी को भी समझ में आ जाएगा। नीतीश कुमार अगर बिहार में नहीं होते तो आरजेडी और बीजेपी अगर आमने सामने होती तो बीजेपी सरकार वहां बना लेती। उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है सेम स्थिति बिहार में होती। जो प्रबुद्ध मुसलमान है, जिन मुसलमानों को थोड़ी समझ में आती है बातें, राजनीति, वो जानते हैं इस बात को, इसलिए नीतीश कुमार के साथ हो जाके खड़े हो जाते जी। अब आप एक गौर कीजिए इस बात को कि नीतीश कुमार के सामने दो, एक कहते हैं ना, जो मायावती बोला करती थी अक्सर, जिसको हम लोग बोलते हैं इधर खाई इधर कुआं। तो अगर बीजेपी की तरफ जाते हैं तो वो सांप्रदायिक राजनीति की बात होने लगती है। लेकिन आप गौर कीजिए, जब तक वो जितने दिन भी रहे बीजेपी के साथ, वो कोई सांप्रदायिक राजनीति वहां चलने नहीं दी। फिर जब लालू प्रसाद यादव का जिक्र आता है तो वही आ जाता है जंगल राज, वो यादव राज, वो फलाना राज। लेकिन जब उनके साथ भी रहे तो वो चीजें नहीं चलने दी। तो नीतीश कुमार ने ये साबित किया कि हम जिसके साथ रहेंगे
हम उसमें मिलेंगे नहीं, हम उनके अपने साथ, उनको अपने साथ लेंगे। इसीलिए कम सीटों के बावजूद नीतीश कुमार ने हमेशा लीड किया और लोगों ने उसका साथ दिया, उनका साथ दिया। कांग्रेस पार्टी आज जो साथ आई है उसकी वजह भी यही है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके सहारे वो विपक्षी राजनीति को एक कर सकता है, यानी कांग्रेस के साथ ला सकता है। नीतीश कुमार में एक और खासियत है, लास्ट लाइन बोलते हैं, नीतीश कुमार में एक और खासियत है कि राजनीति किस दिशा में जा रही है इसको भली भांति पहचानते हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार सही मायने में दो व्यक्ति को फॉलो करते हैं, एक गांधी है, दूसरे लोहिया है। और अगर स्थानीय स्तर पर बात करें तो जगदेव बाबू की बात करते हैं। क्षेत्रीय राजनीति में जिस तरह का उन्होंने राजनीतिज्ञ होने का परिचय दिया है, जिस तरह से समावेशी समाज बनाया है, जिस तरह महिलाओं के लिए काम किया है, जितना काम महिलाओं के लिए बिहार में हुआ है, देश में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कहीं काम नहीं हुआ है। और आज जो सामाजिक न्याय की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी और महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो उसमें बड़ा योगदान नीतीश कुमार की राजनीति का पहले से है। जी डीपी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि नीतीश बाबू का जो रोल है वो काफी क्रूशियल है और वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रहे हैं। कांग्रेस कर्नाटक के चुनाव के बाद काफी ज्यादा जो है उत्साहित नजर आ रही है और लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं समझ रही है कि लीडरशिप की भूमिका में नीतीश बाबू ही जो है विभिन्न दलों को एक साथ लाने में कामयाब रहेंगे और इसीलिए कांग्रेस जो है वो बिल्कुल खुलकर जो है विपक्षी लीडर बनने की जो कोशिश करती नजर नहीं आ रही है। हालांकि नीतीश ने जब उन्हें अध्यादेश के मसले पर मनाया था कांग्रेस को, उसके बाद में जब भीतर खाने जो भी यहाँ पर विवाद हुआ, पंजाब कांग्रेस में हुआ और दिल्ली कांग्रेस में हुआ, उसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर भी आ गई। तो आप किस तरह से देख रहे हैं, कांग्रेस क्या धोखा दे सकते हैं नीतीश बाबू को? जी, मुझे नहीं लगता यहाँ की नीतीश बाबू को कांग्रेस धोखा देगी। कांग्रेस को ये पता है कि जिस तरह से क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी से इनसिक्योर महसूस करते हैं, उसी तरह कुछ क्षेत्रीय दल कांग्रेस से भी इनसिक्योर महसूस करते हैं। ये बात सही है कि आज कांग्रेस की वो क्षमता नहीं है, लेकिन जैसे ममता बनर्जी है, उनको पता है कि अगर पश्चिमी बंगाल में कोई मतलब भारतीय जनता पार्टी के अलावा उनकी साथ गड़बड़ कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी। इस तरह से जो अखिलेश कुमार यूपी में, ठीक है कि कांग्रेस का आज वहां पे वो नहीं है, तो मेरा मानना यह है कि मैं एक एक उस पर नहीं जा कि जो क्षेत्रीय दल है वो कांग्रेस से भी थोड़ा सा वो मान के चलते हैं, उसमें उन पे थोड़ा सा संशय रहता है कि कांग्रेस क्या करेगी। लेकिन ये बात भी तय है कि कांग्रेस भी ये जानती है कि आज उसकी वो स्थिति नहीं है, तो उसको जो अगर महागठबंधन बनाना है तो आज उनको नीतीश कुमार जैसा आदमी ही चाहिए, नीतीश बाबू जैसा ही आदमी चाहिए जो सब विपक्षी दलों को इकट्ठा कर सके और साथ उनको लाने में कामयाब हो सके। तो मैं नहीं सोचता कि जो कांग्रेस पार्टी है वो नीतीश कुमार को जो है डिच करेगी या धोखा देगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये पता है कि अगर इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी की जो है हम उनकी शक्ति को कम नहीं कर पाएंगे तो आने वाले समय में उनके लिए और भी समस्या होगी, कांग्रेस के लिए और भी समस्या होगी। तो कांग्रेस को थोड़ा बहुत उभार मिल भी रहा है, जिस तरह कर्नाटक में जीत हुई, हिमाचल में जीत हुई या मध्य प्रदेश में जैसा कर रहे हैं। तो अगर वो जो कांग्रेस पार्टी है वो विपक्षी एकता को या नीतीश कुमार को जो है वो कहीं धोखा देते हैं तो उनकी अपना जो वो है प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का अटैक है वो क्षेत्रीय दलों पे इतना ज्यादा नहीं जितना कांग्रेस पे है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि अगर देश में कोई भारतीय जनता पार्टी का असल में कोई अल्टरनेटिव बन सकता है तो कांग्रेस ही बन सकती है। तो इसलिए जो उनका अटैक है वो भारतीय कांग्रेस का पे ऊपर ज्यादा रहेगा और कांग्रेस बात को जानती है कि अगर वो इस विपक्षी एकता को जो है किसी तरह के तोड़ने की कोशिश करती है, इसमें अपना सहयोग नहीं देते तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी को। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि ऐसी स्थिति में जो है वो नीतीश बाबू या जो गठबंधन के जो भी बनेगा उसमें जो है उसको जो डिच करने की कोशिश करें।
संदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस काफी उत्साहित है और एक स्टेटमेंट राहुल गांधी का मुझे याद आ रहा है, उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा था कि मध्य प्रदेश में 150 सीटें जो है हम जीतने वाले हैं विधानसभा चुनाव में। तो वो काफी जो है आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह आभास है कि वो विपक्ष की भूमिका जो है काफी सही तरीके से निभाने की स्थिति में शायद आ सकती है। और जब बात हम करते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव की, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन चुनाव में अगर कांग्रेस को जीत हासिल होती है तो हो सकता है कि नीतीश बाबू को बैकफुट पर जाने की कोशिश भी कांग्रेस की तरफ से की जा सकती है। संदीप जी, देखिए नेहा जी, कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे जरूरी है, और बल्कि केवल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उन सब के लिए आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण चीज है किसी भी तरीके से मोदी जी को हटाया जाए, बीजेपी को रिप्लेस किया जाए। क्योंकि सभी दल और उनके नेता कभी ईडी के नाम पर, कभी सीबीआई के नाम पर प्रताड़ित हैं, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। और ऐसे में इकट्ठे हो सकते हैं और कांग्रेस को ये संतोष हो सकता है, क्योंकि हर पार्टी का एक गिरने का ग्राफ होता है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का ग्राफ जितना डाउन जाना था वो जा चुका, यहाँ से कांग्रेस का ग्राफ जो है वो वापसी करेगा, ऊपर जाएगा। क्योंकि हिमाचल का उदाहरण आपके सामने है, छत्तीसगढ़ का उदाहरण आपके सामने है, कर्नाटक का उदाहरण आपके सामने है। और जो अगर बीजेपी सरकार नहीं होती तो मुझे लग रहा है आज की तारीख में मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस की सरकार चल रही होती है, और कई ऐसे स्टेट थे जहां पर कांग्रेस की सरकार होती। तो इसलिए जरूरी है छोटे दलों के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी कि किसी भी तरीके से एक बार परिवर्तन किया जाए। और कांग्रेस ने ऐसा पहले भी किया है, पहले भी चरण सिंह जैसे लोग प्रधानमंत्री बने हैं और कांग्रेस को जब लगा उनको हटना चाहिए, हटाना चाहिए, उन्होंने उनको हटाया है। तो मुझे लगता कांग्रेस या दूसरे दल सभी आज की तारीख में ये चाहते हैं कि कैसे भी करके बीजेपी जानी चाहिए। जी, यही सवाल मेरा धनंजय जी से है कि धनंजय जी, आप क्या कांग्रेस की स्थिति को देखते हैं कि अगर आने वाले जो कुछ राज्यों के बड़े राज्य हैं जिनकी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिलती है, तो क्या नीतीश बाबू को बैकफुट पर ले जाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस में जीत का जो उत्साह है वो काफी ज्यादा नजर आने लगेगा? देखिए, जो ये अभी जो कांग्रेस है जो निकल करके आई है नीचे से, अभी वो पुरानी वाली कांग्रेस नहीं है। उनको अपना चरित्र बदलना होगा। जो उनके चरित्र में गड़बड़ियां आ गई थी उनको एक ठीक करने का मौका है। जैसे मैं कहूं कि लालू प्रसाद यादव की जो छवि बाद में बन गई थी उसको तेजस्वी यादव ने ठीक किया। दूसरी बार जब सरकार में आए तो तेजस्वी यादव ने उसको ठीक किया। इवन देखिए अखिलेश यादव ने बेहतरीन काम किया। तो वो जो पुरानी कांग्रेस नहीं, मैं लगे हाथ आपसे समझ भी लेना चाहती हूँ, आप ये कह रहे हैं कि लालू यादव ने जो गलत जातिवाद की राजनीति की या फिर जो भी बिहार की स्थिति हुई उसको तेजस्वी यादव समझ रहे हैं और उसको ठीक करने की भी कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन मैं जातिवादी राजनीति से ज्यादा उसको कहूंगा कि जो राजनीति पे जो उनकी पकड़ होनी चाहिए, जब उन जेल चले गए, उनकी पत्नी आई, उनके साले आ गए, उनकी बेटियां काम करने लगी, तो जो राजनीति पे पकड़ होनी चाहिए सत्ता के लिए वो नहीं सही पकड़ रही और गलत हाथों में चली गई पकड़ जी। लेकिन तेजस्वी ने उसको संभाल लिया। अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो कि कांग्रेस पार्टी ये बात जानती है कि आने वाले 10 वर्षों तक कम से कम दोनों में से कोई पार्टी, अगर बीजेपी सत्ता से निकलती है तो वो भी, और कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो भी, दोनों अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आगे 10 साल नहीं रहने वाली है। बिना समाजवादियों के कोई सरकार नहीं बनेगी, बिना गठबंधन के कोई सरकार नहीं हो सकती है। और एक बात समझ लीजिए, ये जो विपक्षी पार्टी खत्म हो जाएगी, ये रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएगी, ये जो पीटा जा रहा है वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। रीजनल पार्टियां इस देश में कभी खत्म नहीं हो सकती, कम ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन रीजनल पार्टियां रहेगी। कर्नाटक में क्या आपको लगता है रीजनल पार्टी खत्म हो गई? जेडीएस नहीं है क्या? हरियाणा में नहीं रहेगी रीजनल पार्टी क्या? बिहार उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगी? तो जहां कांग्रेस ऑलरेडी है मजबूत वहां तो है, वो सारे है, लोकसभा में लाए वो सीटें। अभी तो विधानसभा, अभी लोकसभा में बाकी है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, विधानसभा में तो जीत गए थे यहाँ क्या कहते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, लेकिन लोकसभा में क्या हुआ? लोकसभा में उनकी सीटें नहीं मिली। तो इस बार जो स्थिति है, अगर ये कहे कांग्रेस पार्टी की मैं विधानसभा जीत गया तो सारी सीटें मेरी है, तो फिर भ्रम में है और फिर उसका भ्रम टूटेगा। इसलिए मुझे लगता है जो भी समझदार लोग, खड़गे साहब खास करके मैं बोलूं उनको कि बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ है, राजनीति में उन्होंने त्याग किया है, इसलिए राजनीति को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। सत्ता लोलुप व्यक्ति नहीं है वो,
तो इसलिए समझते हैं वो राजनीति कैसे चलती है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का अहंकार आने वाला है या इस तरह का बड़बोलापन आने वाला है। देखिए, आप जो पंजाब और उसकी बात कर रही हैं, दिल्ली की, उसमें आम आदमी पार्टी से सीधा उनका मुकाबला हो रहा है। तो वैसी स्थिति में प्लस आम आदमी पार्टी ने जितना सब किया नीतीश कुमार, लेकिन उसके साथ भी झगड़ा नहीं होने वाला। देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बनेगा गठबंधन जिसमें आम आदमी पार्टी भी साथ आएगी। अब दिल्ली और वहां जो है सीधे सीधे, चूंकि आम आदमी के साथ उनकी भिड़ंत है और वो उनके प्रदेश अध्यक्ष नहीं चाहते हैं कि केजरीवाल के साथ समझौता हो, तो उसको भी साथ रखना पड़ेगा। लेकिन जब विपक्ष के साथ जब गठबंधन करते हैं आप, तो सारी आप ही की बातें रहेंगी, ये पॉसिबल नहीं है। तो आगे आने वाले समय में देखिएगा, विधानसभा चुनाव हो जाने दीजिए, राजनीति बहुत गंभीर राजनीति होगी और देश में मुझे लगता है कि ऐसी राजनीति हुई नहीं थी, वैसी राजनीति होने वाली है 2024 के चुनाव। लेकिन केजरीवाल की भूमिका पर जो सवाल है वो अभी भी बने हुए। मैं डीपी सर से समझना चाहूंगी कि केजरीवाल कांग्रेस के नेताओं से दिल्ली में मुलाकात नहीं करते हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में जाकर ममता बनर्जी से मिलते हैं, उद्धव ठाकरे से मिलते हैं, शरद पवार से मिलते हैं। तो ये सारी जो कोशिशें हैं, दक्षिण भारत में चले जाते हैं, वहां पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, केसीआर से। तो ये सब दिखाता है कि वो नीतीश को भी जो है, अगर आने वाले वक्त में ऐसी स्थिति पैदा हुई तो हो सकता है कि उनकी कोशिशों को भी झटका दे सकते हैं। वो अलग ही एक अलग मोर्चे की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल। डीपी सर। जी, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये तो देखो, ये बात सब विदित है कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो राष्ट्रीय राजनीति में सबसे ज्यादा अपना को जो है उभार कर आगे बढ़ने के प्रयास में। मैंने कहा कि सब लोगों की अपनी एम्बिशन है, अरविंद केजरीवाल की भी है, ममता बनर्जी की भी है और लोगों की भी है। लेकिन उसमें मैंने कहा कि जो इनसिक्योरिटी है, तो क्या आम आदमी पार्टी की इनसिक्योरिटी? अरविंद केजरीवाल आप भी जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनका निशाना अरविंद केजरीवाल है, और वो कभी भी चुन का अगर मतलब कभी भी उनको एक मौका मिले तो सबसे पहले वो दिल्ली की सरकार गिराने की कोशिश करेंगे। उन्होंने प्रयास भी किया है, उनके जो है कितने एमएलए को उन्होंने डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की, और जो आरोप यहां तक भी लगे कि उन्होंने कितने करोड़ रुपए में उनके एमएलए को खरीदने की कोशिश की। क्योंकि इस सारे विपक्षी जो दल है, इसमें जो अरविंद केजरीवाल है वो बहुत मुखर होकर विरोध करते हैं प्रधानमंत्री मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का। तो जो भारतीय जनता पार्टी है उनके निशाने पे अरविंद केजरीवाल भी है। उनको ये भी लग रहा है कि किस तरह से जो आम आदमी पार्टी है वो एकदम से जो है किसी स्टेट में जाके एकदम उसको जो है समर्थन मिल जाता है सरकार बनाते। पंजाब का उनके पास उदाहरण है। तो उनको ये भी लगता है कि जो आम आदमी पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है वो किसी राज्य में भी जाके जो है मतलब वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा पैदा कर सकती है। जैसे कि उन्होंने इवन गुजरात में जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में उनको बहुत अच्छा उभार मिला था। गोवा के इलेक्शन में जो है उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर दी थी। वो बात ठीक है कि उनको सीटें नहीं मिली। तो जिस तरह की राजनीति जो है आम आदमी पार्टी कर रही है और जिस तरह से मुखर जो है अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और जो प्रधानमंत्री मोदी पे जो है विशेष करके जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल को भी ये लगता है कि वो विपक्षी जो खेमा है या विपक्षी एकता से है उसे अलग रह के जो है वो बहुत कुछ मतलब अलग राजनीति अपनी स्थिति संभाल पाएंगे। और नीतीश की जो एक्सेप्टेंस है उनकी तरफ से जी पहले ही हामी भरी जा चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी डीपी सर आपका भी, धनंजय जी आपका भी और संदीप जी आपका भी। समय समाप्त हो गया है। आप लोगों ने अपनी जो विशेष बातें यहाँ पर रखी हैं, आपकी जानकारी उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को भी जरूर इस स्थिति को समझने में आसान उनके लिए बनाया होगा कि विपक्षी एकता की जिस कोशिश में नीतीश बाबू लगे हुए और उत्तर प्रदेश में अब उन्होंने ये बात छेड़ दी है कि बसपा सपा और कांग्रेस का जो महागठबंधन है उसकी कोशिशें शुरू हो गई हैं और ये कोशिशें शायद रंग भी लाएंगी, क्योंकि नीतीश अभी तक जहां जहां जिन जिन राज्यों में गए हैं वो वहां के नेताओं के साथ एक सफल बैठक कर चुके हैं। हालांकि ओडिशा की बात अगर हम देखें, वहां का जो उदाहरण देखें बीजेडी का, तो वहां पर नीतीश की कोशिश असफल रही है। लेकिन आने वाले कुछ वक्त में इस विपक्षी एकता की स्थिति थोड़ी और स्पष्ट हो जाएगी। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आज के लिए। info@justbroadcasting.com पर ईमेल भेजना ना भूलें और neha@justbroadcasting.com पर भी हमें आपके ईमेल्स का रोज इंतजार रहता है। आपसे फिर होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।